सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट के वेबसाइट काम कैसे करती है। आप लोगों ने कोडिंग बना ली, जो डेटाबेस बना लिया, ठीक है, एडिटर खोल दिया। द फर्स्ट थिंग, a user sitting on one side of the world, she is making a request for some web page. Let's say आपने एक ये member.php पेज था, इस पेज के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी and that request will go to a web server. वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आ गई। उसके बाद वेब सर्वर आगे क्या करेगा, क्या है वेब सर्वर? द वेब सर्वर दैट यू हैव इंस्टॉल्ड दैट बेसिकली कंटेन्स different components. WAMP stands for Windows, Apache, MySQL, PHP. WAMP बन गया, ठीक है, Windows based Apache, MySQL and PHP. So Apache component we have here. This Apache is basically the web server which is going to serve the HTML pages. PHP is basically the interpreter which works on the server side. कोई भी आपको जब एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो उसमें आपके पास कुछ पार्ट एप्लीकेशन का क्लाइंट साइड पे रहता है और कुछ पार्ट जो बिजनेस लॉजिक है वो हमेशा सर्वर साइड पे रहता है। क्यों बिजनेस लॉजिक को सर्वर साइड पे रखते हैं? क्योंकि अगर आपने बिजनेस लॉजिक भी क्लाइंट साइड पे रख दिया देन एनीबडी कैन read your code and then do the manipulations and then send the required messages on the server. Let's say बैंक वाले जो हैं वो अकाउंट डिपॉजिट या विड्रॉल की जो रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक द विड्रॉल रिक्वेस्ट, और वहां पे अमाउंट लिखी हुई 1000, आपने उसके पीछे कोड खोला, 2 जीरो ऐड कर ली, डन, बहुत बढ़िया काम, ठीक है। सो टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ अनकॉल्ड फॉर सर्कमस्टेंसेस वी नीड टू हैव द बिजनेस लॉजिक ऑन द सर्वर कि कैसे विड्रॉल हो रही है, कैसे डिपॉजिट हो रहा है, दैट ऑल विल बी हैंडल्ड बाय द सर्वर एंड इट विल बी ऑल ट्रांसपेरेंट टू द यूजर। यूजर को कोई भी भनक तक नहीं लगेगी कि क्या हो रहा है पीछे बैकएंड पे। आप लोग पेटीएम यूज करते हो, पेटीएम पे पेमेंट करते हो, अमाउंट भरते हो, ओटीपी आ जाता है, यू नो व्हाट इज कोड, व्हाट कोड इज रनिंग बिहाइंड दैट? नो, मुझे आज तक नहीं पता चला कि क्या चल रहा है। तो सो दैट इज बिजनेस लॉजिक रिजाइडिंग ऑन द सर्वर साइड। देन the third important component is database. So you have already installed MySQL database. I guess वेब सर्वर में गगन सर ने करवा दिया था आपको MySQL database कैसे बनाना है, उसका इंटरफेस उन्होंने करवा दिया था, SQL Yo के थ्रू करवाया मेरे ख्याल से, और PHP MyAdmin दिखाया था उन्होंने इंटरफेस वेब का। So there is a PHP MyAdmin इंटरफेस, वो भी कर सकते हो, SQL Yo के थ्रू भी कर सकते हो। So you have the database. सो फर्स्ट स्टेप क्या था, जब किसी ने members.php के लिए रिक्वेस्ट करी, द रिक्वेस्ट रीचेस टू द सर्वर, उस सर्वर का पहला कंपोनेंट जो उस रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा है, दैट फर्स्ट कंपोनेंट इज द अपाचे सर्वर। अपाचे सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव किया, उसने देखा कि आप किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर members.php। अब उसने एक्सटेंशन देख ली कि एक्सटेंशन क्या है इसके पीछे, PHP की एक्सटेंशन है। So that means you need to process something on the server. अगर यही रिक्वेस्ट जो है वो HTML पेज की होती है, आपने members.html रिक्वेस्ट किया होता, अपाचे ने फटाक से हार्ड डिस्क से फाइल को उठाना था, उठा के भेज देना। JPEG फाइल होती, जिफ फाइल होती, PNG फाइल होती, फटाक से उठा के भेज दी, पकड़, ठीक है। पर क्योंकि PHP की फाइल रिक्वेस्ट करी है, so there is something to be done on the server side, and who is going to do that? That will be done with the help of PHP processor या interpreter, ठीक है। So the Apache is going to send your code to the PHP in the second step. वो कोड आ गया PHP के पास। Now PHP will see कि उस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है, whether you are using some kind of simple loops or you are having some kind of control statement, if वगैरह लगी हुई है कुछ, या किस हिसाब से मैसेज डिस्प्ले कराना, या हो सकता है कि आपने मेंबर्स की लिस्ट लेनी है एंड दैट मेंबर्स लिस्ट इज अवेलेबल इन द डेटाबेस, ठीक है। देन द थर्ड स्टेप विल बी द PHP इंटरप्रेटर इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, गेट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस, कन्वर्ट दोज retrieved records in the desired format, that is HTML, and then send that HTML back to the client, ठीक है। वो PHP ने रिक्वेस्ट वापस अपाचे को भेजी प्रोसेस करके, अपाचे ने उसकी HTML जनरेट करी और वो HTML वापस क्लाइंट को पहुंच जाती है।
So this is how the web server or your PHP things are going to work. I hope this is clear. नॉर्मली जब आप लोग सी प्रोग्राम्स बनाते हो तो क्या होता है, आपने प्रोग्राम डिजाइन किया, कंट्रोल F9 किया और रन हो गया, काम खत्म। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यू आर गोइंग टू क्रिएट योर PHP पेजेस इन एनी एडिटर, नोटपैड ले लो, वर्डपैड ले लो, सबलाइन टेक्स्ट ले लो, VS कोड ले लो, एनी एडिटर, प्लेन टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, ठीक है। वहां पे बनाया, देन यू डिप्लॉय दोज पेजेस ऑन द वेब सर्वर, और उसके बाद डिप्लॉयमेंट के बाद आप लोग ये सारी प्रोसेसिंग वो खुद करें। So to learn any language, you need to know about the syntax and semantics of the language. ठीक है, I'm not going to explain today the programming logic. मैं लॉजिक नहीं सिखाऊंगा कि if कैसे चलती है, for कैसे चलती है, you already know, सबको आता है, ठीक है। पर उसको PHP में कैसे चलाना है, ये मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। तो जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट कैसे लिखते हैं, कोई कमेंट कैसे करता है। सी में हम लोग कैसे करते थे, देयर वाज डबल स्लैश, ठीक है, और स्टार स्लैश था। तो दीज टू थिंग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन PHP, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो हैश सिंबल के साथ भी आप कमेंट्स लिख सकते हो, ठीक है। देन कोई भी चीज आपने जब PHP से शुरू करनी है, तो द थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट विद, जस्ट वन मोमेंट, कैसे करना है, the PHP code should begin with angle question mark PHP. This is the opening tag, यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, this is the opening tag, and here I have the closing tag, question mark and angle. जो भी आपने प्रोसेसिंग करवानी है, that entire processing has to come inside this tag. जैसे HTML में टैग्स थे ना, वो एंगल से शुरू होते थे, यहाँ पे ये भी एंगल क्वेश्चन मार्क PHP से शुरू हो रहा है, एंड देन आगे चलेगा। क्लियर? Then second thing you learn in your programming language, how to create variables and what are the different rules for creating variables. So the rules are pretty simple here. All the variables in PHP, they should begin with a $sign. तो नॉर्मल सी में या C++ में आप जब वेरिएबल्स बनाते थे, वो कैसे बनाते थे, यू नीड टू राइट इंट a, सिंपल वेरिएबल का नाम लिखते थे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया कि वेरिएबल के नाम के आगे आपको डॉलर सिंबल लगाना। अगर आप डॉलर सिंबल नहीं लगाते, देन इट्स नॉट अ वेरिएबल। फाइन। सेकंड, वेरिएबल्स कैन बट डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर द असाइनमेंट। आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। नहीं भी करते वेरिएबल्स डिक्लेयर तो कोई बात नहीं, PHP बड़ी समझदार है, उन्हें अपने आप ही कर रहा है सब कुछ, ठीक है। वेरिएबल्स डू नॉट हैव इंट्रिंसिक टाइप्स। किसी वेरिएबल को ये पता है कि नहीं है कि उसने क्या स्टोर करना है, डजंट मैटर, ठीक है। दैट मींस यू जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल, इट कैन स्टोर इंटीजर, इट कैन स्टोर स्ट्रिंग्स, इट कैन स्टोर कैरेक्टर, इट कैन स्टोर फ्लोट, एनीथिंग। आपको टाइप बताने की जरूरत इसमें नहीं है। अगर आप वेरिएबल्स को यूज करने, डिक्लेयर उसको असाइन करने से पहले या इनिशिएट करने से पहले उसको इनिशियलाइज नहीं करते यूज करने से पहले, देन इट इज गोइंग टू हैव द डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, दैट इज एम्प्टी वैल्यू। Then PHP is automatically going to convert the variables into the desired type. So if you have some kind of a string variable, ठीक है, but you are actually storing some number in the string variable, PHP is automatically going to add or multiply or divide that number as per your instructions, जो भी आप उसमें देते हो। Say for example, you write $A is equal to, in double quotes, you write 10. So since I am using double quotes, so that means it's a string, ठीक है। और C में आप strings में कुछ ऐड नहीं कर सकते थे, ठीक है, but here you can have another variable $B is equal to $A plus 20. This is possible. So in this case, it is going to add the value 20 to the value of A, that is 10, और B में value जो आ जाएगी finally, that will be value 30. Clear? ठीक है। What if I need to make it 1020? स्ट्रिंग बनानी चाहता था मैं इसको,
तो देन हाउ टू डू दैट, यहाँ पे ये प्लस की बजाय आप कंकैटिनेट ऑपरेटर यूज कर लो. द डॉट ऑपरेटर हियर इज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर. तो वेन एवर यू डू द कंकैटिनेशन, वो उसको ऑटोमेटिकली दूसरे वाले 20 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा और इट विल मेक दिस स्ट्रिंग एज 1020. फाइन. Now, what are the different data types that you have in PHP? You have integers, you have doubles, you have booleans, you have null, you have strings, arrays, objects, and the last thing is resources. This is new for you. बाकी सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं. सबको पता है integers are used for storing numbers, float for decimal numbers, ठीक है, null for empty values, boolean for true false values, arrays भी पता है आपको, objects भी आप लोगों को पता है, C++ पढ़ चुके हो. Resources क्या है? These are basically kind of objects which are used for the database connectivity or other kind of tasks. ठीक है, we'll come to these topics in the later slides. The next thing, how to create arrays. How to create variables वो मैंने बता दिया. Variables create करने की जरूरत नहीं है. You straightforward initialize the variables and it's done. जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे लिखा था $a is equal to 10. I did not tell कि a string है या integer है या क्या है. सीधे ही वेरिएबल का नाम लिखा, वैल्यू असाइन करी, चलो जी, काम खत्म. Arrays के केस में थोड़ा सा ये डिफरेंट. So how we create arrays? There are basically 3 types of arrays here. Numeric arrays. ये arrays वो हैं जो इंडेक्स नंबर के साथ चलते हैं. ठीक है, this you have already covered in C. हर एक एरे का एक इंडेक्स नंबर होता है. इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होते हैं, ठीक है, अप टू n-1 तक जाते हैं. फाइन. देन द स्पेशल थिंग वी हैव हियर इज एसोसिएटिव एरे. एसोसिएटिव एरेज में हम इंडेक्स नंबर्स की बजाय कीज यूज करते हैं. ठीक है, से फॉर एग्जांपल आई क्रिएट एन एरे कॉल्ड स्टूडेंट व्हिच विल बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट, फॉर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. सो आई कैन हैव an array called student, ब्रैकेट में लिख के मैं एसोसिएटिव क्रिएट कर लूंगा, नेम इज इक्वल टू Rajiv. I can create it like this. ठीक है. Then multi-dimensional arrays you have already studied. PHP में अब arrays बनाने कैसे हैं? You see this first example. $numbers is equal to array 1 2 3 4 5. So this is going to create an array of 5 integers. ठीक है, their index numbers will range from 0 to 4. 0 to 4. ठीक है, क्योंकि n-1 होता है 0 to 4 तक. Then you can also create arrays like this. Numbers of 0 is equal to something, numbers of 1 is equal to some other thing, numbers of 2 is equal to some other thing. इस तरह से ऐसे भी बना सकते हो. And it has the flexibility to store different type of data in a single array. C में था ना कि array क्या होते थे, which are used to store similar type of data. वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है. ठीक है. Then associative arrays कैसे बनाने हैं? Here salaries एक एरे क्रिएट किया इज इक्वल टू एरेज, ब्रैकेट के अंदर पहले उसका इंडेक्स राम, उसके बाद एरो डाल के 200. सो राम की सैलरी 200, उसके बाद शाम की सैलरी 1000, सीता की सैलरी 1500. इस तरह से. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू क्रिएट एसोसिएटिव एरेज. हाउ वी डिक्लेयर कांस्टेंट्स इन PHP? वी हैव द डिफाइन फंक्शन अवेलेबल. And this define function will be used for defining the constants. So जैसे मैंने यहाँ पे लिखा define max 50, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे echo statement है, यहाँ पे echo statement is equivalent to the printf statement in C. It is used for displaying something. ठीक है, तो you can use this echo statement and you notice one thing कि मैंने max के साथ डॉलर नहीं लगाया. यहाँ पे जो डॉलर लगाना था वो आपने वेरिएबल्स के साथ लगाना था, कॉन्स्टेंट्स के साथ डॉलर लगाने की जरूरत नहीं. फाइन. सो इस तरह से आप कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर सकते हो. देन यू कैन डिफाइन एरेज आल्सो विद कॉन्स्टेंट्स. यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कार्स नाम का मैंने एक एरे क्रिएट किया है विद कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, इसमें कौन कौन सी कार्स हैं? अल्फा रोमियो, BMW एंड टोयोटा. 3 एलिमेंट्स इसमें क्रिएट कर दिए.
द कार्स ऑफ जीरो, जब आप ऐसे करके इसको डिस्प्ले करोगे तो इट इज गोइंग टू डिस्प्ले अल्फा रोमियो, कार्स ऑफ वन विल डिस्प्ले BMW एंड कार्स ऑफ टू विल डिस्प्ले टोयोटा। इजी, इससे इजी लैंग्वेज है ही कोई नहीं है। यू कैन नोटिस कि मैंने साथ साथ में स्लाइड में टाइम लिखा हुआ है कि किस चीज को पढ़ाने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो ये 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको इजीली टॉपिक से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्या है। देन स्ट्रिंग्स हैंडलिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि नॉर्मली जो कुछ भी हम काम करते हैं वो या तो नंबर्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं। तो हाउ स्ट्रिंग्स आर हैंडल्ड इन PHP, you can see $string1 is equal to, this is a string in double quotes, so that means कि आपको strings जब create करनी है तो strings have to be in double quotes। ऐसा कोई रूल नहीं है, you can create strings in single quotes also, ठीक है, पर कोटेड होना चाहिए, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, कोट्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। देन सेकंड स्ट्रिंग समवट लॉन्गर सिंगली कोटेड, आई थिंक इसने चेंज कर दिया, मैंने ये वैसे सिंगल कोट में डाली थी, कई बार जो ऑटो करेक्शन है ना वो काम ज्यादा खराब कर देता है। तो दिस इज सिंगल कोट, दिस इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। देन थर्ड स्ट्रिंग कुछ और क्रिएट कर ली, देन एन एम्प्टी स्ट्रिंग है, खाली स्ट्रिंग, ठीक है। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू क्रिएट एनी वेरिएबल, ठीक है, बट डू नॉट वांट टू असाइन सम वैल्यू, यू कैन क्रिएट इट लाइक दिस। एंड हाउ डज इट नो कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, आपने कोट्स डाली है तो स्ट्रिंग ही होगी। And it's not like you created this variable of string type and you can store strings only. Later on आपका मन किया कि नहीं string नहीं, ये तो number बनाना था मैंने, तो you can always store number in this, ठीक है, and then you can do addition, multiplication, subtraction, whatever you want on the number. PHP is very liberal. The last one multi-line string है, double quote over string is a नहीं, जो string 0 है ये कमेंट डाला हुआ सर साथ में, स्ट्रिंग विद 0 करेक्टर, वो डबल स्लैश डाली हुई ना, 2 बार कोट्स में डाली नहीं वो डबल कोट 2 बार ही है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, सिंगल कोट 4 बार नहीं है। अगर आप सिंगल कोट से भी बना सकते हो, 2 सिंगल कोट्स डाल दो वो एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। Then see the beauty of these strings, how these strings are processed. $variable is equal to BSCIT, ये लिखा मैंने, एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद लिटरली इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर मैंने लिखा my variable will not print. Now whenever you use the variable name inside a string which is quoted with a single quote, that variable value will not be processed, it will be written as such, ठीक है। So the output of this line whenever you print it will be my $variable will not print, ठीक है। But if you want to print it, so you can include this in double quotes, see here डबल कोट्स है और यहाँ पे my variable लगाया हुआ मैंने, now it can easily print, ठीक है। अब ये क्या करेगा, my BSCIT will print, ये आउटपुट आएगी इसकी। एंड व्हाट यू कैन यूज फॉर प्रिंटिंग स्टेटमेंट, जैसे मैंने बताया था इको फंक्शन था यहाँ पे अवेलेबल, इको द नेम ऑफ द वेरिएबल या व्हाटएवर यू वांट टू प्रिंट, वो भी चल सकता है, प्रिंट भी चल सकता है। प्रिंटफ की बजाय यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल होगी टू प्रिंट एनी वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल और स्ट्रिंग व्हाटएवर। देन you think about string processing and PHP is already having a function for that, ठीक है। आप कुछ भी प्रोसेसिंग करना चाहते हो, स्ट्रिंग की किसी भी तरह की प्रोसेसिंग करना चाहते हो, उसका ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ, अपने तरफ से री इन्वेंट द व्हील वाला काम ही नहीं है इसमें, ठीक है। सो लेट्स सी ऑल दीज फंक्शंस वन बाय वन। आई हैव क्रिएटेड वन स्ट्रिंग, string1 hello world, string2 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 है स्ट्रिंग्स बनी हुई, इको string1, उसके बाद डॉट लगा हुआ है, फिर डबल कोट खाली स्ट्रिंग है, फिर डॉट लगा हुआ है, फिर string2। दिस इज गोइंग टू कंकैटिनेट द 2 स्ट्रिंग्स हेलो वर्ल्ड, फिर बीच में यहाँ पे स्पेस है, ये जगह पे स्पेस है, सो इट विल मेक इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, फिर स्पेस, फिर 1 2 3 4, क्लियर। देन strlen function you have, this will be used for
string length, you already know. strpos function to find the position of a string inside a larger string. ठीक है. So say for example जैसे hello world में आपको world ढूंढना है कि कौन सी पोजीशन के ऊपर आ रहा है, तो उसका सिंटैक्स इस तरह से है, hello world और सेकंड पैरामीटर आप उसमें बताओगे वर्ड. Then strcmp, this is going to convert to compare two strings, ठीक है. Then substring function, this is going to extract a substring from a string. पैरामीटर्स क्या है, पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग आप बताओ क्या है, और उसके बाद कहां से शुरू करना है आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना, वहां से शुरू करके लास्ट तक चला जाएगा. ठीक है. And there are many more syntaxes available with this substring function. इसमें आप नेगेटिव पैरामीटर बताओगे तो वो पीछे से सर्च करनी शुरू कर देगा. ठीक है. पॉजिटिव बताओगे या 2 आर्गुमेंट बताओगे या 3 आर्गुमेंट बताओगे, उसके बेस पे इसमें बहुत सारी चीजें हैं. सो दिस यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. ठीक है. अगर वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो फिर ये प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होनी चाहिए. ठीक है. इन्होंने सर पाइथन में भी ऐसा है, थोड़ा सीधा किया हुआ ऑलरेडी, देन इट्स गुड. Then strrev, this is for string reversal. ठीक है. Then str to लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, str to अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए str. ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग ढूंढेगा और उसकी उस सब स्ट्रिंग से शुरू करके बाकी की सारी स्ट्रिंग आपको रिटर्न कर देगा. पिछली बार हमने वो किया था ना कि सब स्ट्रिंग मतलब वो वहां पे पोजीशन बतानी पड़ती थी कि इस पोजीशन से निकालो. ठीक है. यहाँ पे आप बताओगे कि इस स्ट्रिंग में जहां से ये शुरू हो रहा है वहां से आगे की सारी चीज निकालो. तो दैट यू कैन डू हियर. देन str अंडरस्कोर रिप्लेस, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. हाँ. str अंडरस्कोर रिप्लेस, दिस इज गोइंग टू रिप्लेस द सब स्ट्रिंग इनटू द मेन स्ट्रिंग. ठीक है. इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शन है, आई गेस मैंने कवर किए होंगे सारे 8-10 के आसपास. देयर आर प्लेंटी ऑफ फंक्शंस, 40-50 के आसपास फंक्शंस अवेलेबल है पीएचपी में. तो इसके लिए बेस्ट गाइड जो है वो php.net, आप वेबसाइट खोल सकते हो, वहां पे सर्च में जाके फंक्शन का नाम लिखो, वो आपको वो फंक्शन और उसके आसपास के सारे फंक्शंस की लिस्ट दिखा देता है. ठीक है. एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी कि आपको कौन सा चाहिए और आप उस फंक्शन को यूज कर सकते हो. एंड बिलीव मी, आपको कोई फंक्शन बनाना ही नहीं पड़ेगा, अपना सब कुछ इसमें बना बनाया मिलता है. देन डेट हैंडलिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट. सी वगैरह में इस चीज की बड़ी प्रॉब्लम आती है, सी प्लस प्लस में, कि डेट्स को आप कैसे हैंडल करोगे. सो यू नीड टू क्रिएट 3 डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर डे, मंथ, ईयर, और अगर भगवान ना करे टाइम भी स्टोर करना पड़ गया तो 6 वेरिएबल हो गए. ठीक है. और अगर टाइम जोन उसमें वो क्या कहते हैं 12 आवर क्लॉक है तो 7 वेरिएबल हो गए, एएम पीएम भी स्टोर करना पड़ेगा. ठीक है. और टाइम जोन भी निकालनी पड़ी तो फिर 8 वेरिएबल हो. फाइन. यहाँ पे ये सारा कुछ पीएचपी खुद ही मैनेज करता है. डेट्स विल बी मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ डेट फंक्शन. सो लेट्स सी क्या क्या ये डेट फंक्शन कर सकता है. फर्स्ट है टुडे इज डेट. डेट फंक्शन अवेलेबल है मेरे पास. इस फंक्शन में आप एक पैरामीटर बताओगे स्ट्रिंग के अंदर कि आपको डेट किस फॉर्मेट में चाहिए. ठीक है. वो स्पेसिफिक अल्फाबेट्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए. अगर कैपिटल वाई आप ले रहे हो तो इट इज गोइंग टू हैव द 4 डिजिट ईयर 2023. अगर आप स्मॉल वाई लेते हो तो इट इज गोइंग टू बी 23. देन एम फॉर द मंथ. ठीक है. कैपिटल एम फॉर द नेम ऑफ द मंथ, वो भी आ सकता है इसमें. डी फॉर द डे, एच फॉर आवर्स, I for minutes, S for seconds, A for AM और PM. तो जो चीज चाहिए आप फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर ये आप लिख दो तो इट इज गोइंग टू डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर थिंग. L मैंने यहाँ पे लिया था, आई गेस दिस इज फॉर द डे ऑफ द वीक. मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, या क्या है, कौन सा डे है. ठीक है. ये चीज आप चला के देख लेना. वहां पे मैंने जानबूझ के आउटपुट नहीं लिखी, जस्ट टू क्रिएट क्यूरियोसिटी कि आप लोग यहाँ से कोड, मैं आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा तो यू कैन कॉपी पेस्ट दिस, या फिर आप खुद टाइप करके अपना सब लाइन में उसको रन करके देख सकते हो. ठीक है. देन यू कैन कन्वर्ट द स्ट्रिंग्स टू टाइम ऑल्सो. ठीक है.
ये नीचे देखो str टू टाइम फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे बताई डेट क्या है, 10:30 PM April 15 2014। तो दिस इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू कन्वर्ट दैट थिंग इनटू अ टाइम फॉर्म। ठीक है, वो टाइम क्या होगा, 1970 की 1 जनवरी के रात के 12 बजे से लेके अब तक कितने सेकंड्स हुए हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो दिस str to time function is going to return you the timestamp and then you can use this timestamp to do the various calculations। आपको दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना है, दो डेट्स को कंपेयर करना है कि छोटी डेट कौन सी है, बड़ी डेट कौन सी है। ठीक है, इस डेट के बाद 30 दिन बाद कौन सी डेट होगी, इस डेट के 45 डेज बाद कौन सी डेट होगी, 46 डेज बाद कौन सी डेट होगी, कौन सा डे होएगा 46 डेज के बाद। तो इस तरह की सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे पीएचपी में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एंड इस टाइम स्टैम्प को आपको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप टाइम स्टैम्प को ऐसा प्रिंट करके देखते हो ना, यहाँ पे इसके $D के आगे आप इक्वल लगा लेते हो यहाँ पे, तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉन्ग नंबर। Why that long number? Because it is the number of seconds that have passed since 1st of January 1970। ठीक है, तो वो मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि ये क्या है। या तो मैं उसको डिवाइड करूं 365 से, दैट विल गिव मी द नंबर ऑफ ईयर्स, फिर उसको डिवाइड करूं मैं 12 से, दैट विल गिव मी नंबर ऑफ मंथ्स एंड सो ऑन, वो डिवीजन करते करते। पर मेरे को क्या पड़ी है, यहाँ पे तो आपके पास ये डेट फंक्शन अवेलेबल है विच इज capable of doing any type of date calculation for you। ठीक है, so you can use this $D, supply this $D to the date function as second parameter and it is going to convert that timestamp back into the desired date format। ठीक है, अब जैसे इन्होंने कौन सी डिजायर्ड डेट फॉर्मेट मांगी, इन्होंने y-m-d ये मांगी है, और उसके बाद आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स और AM/PM। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू प्रेजेंट दैट सेम डेट, ये जो यहाँ पे लिखी हुई थी इसी डेट को ये उस डिजायर्ड फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके बता दे। ठीक है, ये कुछ एक एग्जांपल्स मैंने और ली थी इसमें। इट इज स्मार्ट एनफ टू गिव यू अ डेट फॉर टुमारो, कल कौन सी डेट होगी। सो सिंपली राइट str to time tomorrow, it is going to give you the timestamp of tomorrow and then you can convert that timestamp back into the desired date with the help of date function। ठीक है, आप ये str to time को किसी वेरिएबल में स्टोर करने की बजाय डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो, $D की बजाय फंक्शन के अंदर फंक्शन नेस्ट कर दो, चलेगा, कोई फर्क नहीं। देन अनदर एग्जांपल, str to time नेक्स्ट सैटरडे, अगला सैटरडे कब आएगा, उसकी डेट और ये वो सब कुछ आ जाएगा। 3 महीने बाद आज के बाद क्या डेट होएगी, सो +3 months, -3 months, +10 years, सब कुछ पॉसिबल है इसमें। ठीक है, so all these things are quite simple। Then there are some super global variables which have a special purpose in PHP। ठीक है, ये super globals क्या है, these global super global variables will be used for accessing the variables across the pages। जो ये हमारी वेब है ना, दिस इज अ स्टेटलेस एंटिटी। स्टेटलेस एंटिटी क्या है कि जो स्टेट मेंटेन नहीं करती, जो कुछ आपने पहले पेज पे किया वो पहले पेज पे रह जाना, वो दूसरे पेज पे एक्सेसिबल नहीं होएगा until unless you pass a message from the first page to the second page। ठीक है, तो उस मैसेज पासिंग के लिए भी ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स यूज हो सकते हैं, या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको इन सुपर ग्लोबल्स से मिल सकती है। ठीक है, what is that what are these super global variables? The names I have already mentioned: $global, $_server, $_request, post, get, files, environment का env, cookie और session। We'll discuss few of these। $_global, the first one, this is used for creating global variables। You already know what is global variable, जो सारे functions में accessible हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे global variables क्या होगा, जो सारे पेजेस में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज गोइंग टू मेंटेन दैट। सो ये एग्जांपल मैंने ली थी कि x is 75, y is 25, और उसके बाद एक एडिशन फंक्शन मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, अब क्योंकि ये x और y
फंक्शन से बाहर थे, सो दीज वेरिएबल्स आर द ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। एंड यू कैन क्रिएट अनदर ग्लोबल वेरिएबल बाय राइटिंग डॉलर ग्लोबल्स z इज इक्वल टू डॉलर ग्लोबल्स x की जो वैल्यू है ग्लोबल वेरिएबल की, वो वैल्यू z में आ जाएगी, प्लस इसके साथ में वो y को भी ऐड कर दिया। सो देयर विल बी अ ग्लोबल वेरिएबल z ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, और उसमें वो x और y का सम आ जाएगा। एंड देन आउट ऑफ द फंक्शन आपने ये फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, और ये इको डॉलर जेड करके आपने उसको डिस्प्ले करवा दिया आउट ऑफ द फंक्शन। सो सिंस ग्लोबल this z variable was global variable, that is why it is accessible even outside the function. अगर नॉर्मल वेरिएबल होता डॉलर जेड करके बनाते तो वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होता। देन डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज गोइंग टू गिव क्वाइट एन इंफॉर्मेशन अबाउट हु इज सर्फिंग योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट कौन देख रहा है। कई बार आप लोग देखते हो ना, आपने कोई वेबसाइट विजिट करी, वहां पे आपके मतलब की एड्स आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जो आपने कोई पिछली वेबसाइट देखी होती है, वो कुकीज के थ्रू भी हो सकता है, तो वो उनको वो इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगेगी कि कौन ये वेबसाइट को देख रहा है, कहां से आया है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। दैट एंटायर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस डॉलर अंडरस्कोर सर्वर। तो इसमें जो पहला पैरामीटर है डॉलर सर्वर php सेल्फ, दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द वेब पेज दैट इज बीइंग डिस्प्लेड। जो पेज आपने कॉल किया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल ली थी कि किसी ने रिक्वेस्ट करी members.php की, तो php सेल्फ इज गोइंग टू बी members.php, ठीक है। इससे आपको फाइल का नाम पता लग जाएगा कि रिक्वेस्ट किसने करी, किस फाइल में। देन सर्वर नेम विल गिव यू द नेम ऑफ द सर्वर ऑन विच दिस रिक्वेस्ट इज बीइंग रिसीव्ड। http host is going to give you the name of the host for which this request is received, क्योंकि हमारे पास मल्टी होस्टिंग भी हो सकती है कि एक ही सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हो। देन http रेफरर के इस यूआरएल पे आपको रेफर किसने किया, भेजा किसने, आप कौन से लिंक पे क्लिक करके आए थे, वो लिंक कौन सी वेबसाइट के ऊपर था जहां पे आप क्लिक करके आए हो, दैट इज http रेफरर। सो इफ यू आर गोइंग टू ट्रैक द एफिलिएट मार्केट्स, एफिलिएट्स के किसके रेफरल से ये आया है, ताकि उसको पैसे देने हैं, आपने कमीशन देनी है उसको, तो दैट रेफरल कैन बी ट्रैक्ड विद द हेल्प ऑफ दिस http रेफरल। आप कौन से ब्राउजर में उस वेबसाइट को ओपन करके देख रहे हो, दैट इज http यूजर एजेंट। हर एक ब्राउजर का ना बेटा एक सिग्नेचर होता है, एक स्पेसिफिक सिग्नेचर होता है, और उस सिग्नेचर से ये पता चलता है कि आप कौन से ब्राउजर में इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हो। क्रोम में खोल रहे हो, फायरफॉक्स में खोल रहे हो, सफारी में खोल रहे हो, एज में खोल रहे हो, या इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल रहे हो, या नेटस्केप में खोल रहे हो। सो मेनी ब्राउजर्स आते हैं, ठीक है। इवन मोबाइल डिवाइस के बारे में भी पता चल जाता है कि आपकी मोबाइल डिवाइस में खोल रहे हो इसको के डेस्कटॉप में खोल रहे हो। वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूजर एजेंट में ये पता चलती है, ठीक है। सो इसमें से कुछ एक वेरिएबल्स आप लोगों के काम में आएंगे, कुछ वेरिएबल्स आपको फिर कभी कब जब आप एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स करोगे तो वहां पे आपके काम में ये आ सकते हैं। सो आई हैव क्रिएटेड दिस सिंपल कोड विच इज HTML प्लस समवट PHP। तो वो समवट PHP और HTML क्या है, देखो यहाँ पे आपको, यू आर फेमिलियर विद दिस। HTML टैग ओपन हो गया, बॉडी टैग ओपन हो गई, उसके बाद फॉर्म्स आप लोगों ने पढ़े होंगे HTML में। फॉर्म्स में आपको बताना पड़ता है कि एक्शन क्या है और मेथड क्या है फॉर्म का। दो आपने मेथड्स देखे थे, गेट और पोस्ट, पढ़े HTML में, ये पढ़ लिए थे। गेट क्या करता है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट द क्वेरी स्ट्रिंग विच इज डिस्प्लेड ऑन द एड्रेस बार। तो वो जो चीज आप किसी को नहीं दिखाना चाहते वो गेट में कभी मत डालना। आपने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, पासवर्ड रिसीव कर लिया, पर फॉर्म का मेथड गेट रखा, चोरी छुपे आपने पासवर्ड भरा, वो स्टार स्टार आ गए, जैसे ही आपने सबमिट किया ऊपर ही डिस्प्ले हो जाना पासवर्ड कि क्या है, ठीक है। सो फॉर दैट यू नीड टू चूज द पोस्ट मेथड। तो फॉर्म का मेथड क्या है, वो पोस्ट, और एक्शन क्या है, देयर आर सेल्फ सबमिशन फॉर्म्स कि जो अपने ही पेज के ऊपर सबमिट करवा लेते हैं, फिर उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। और देयर में भी सम अदर फॉर्म्स जो आपको कहीं और किसी दूसरे पेज के ऊपर ले जाते हैं उसको प्रोसेस करवाने के लिए। दोनों चीजें पॉसिबल है। अगर छोटी छोटी कोई स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे लॉगिन के फॉर्म्स ज्यादातर सेल्फ सबमिशन फॉर्म्स होते हैं, और बाकी के जो फॉर्म्स हैं जैसे कोई रिकॉर्ड रिट्रीवल के या वगैरह वगैरह, तो दोज भी क्रिएट विद द हेल्प ऑफ सम अदर रेफर। तो जो सेल्फ सबमिशन फॉर्म्स है उसमें आपको हर बार फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं है,
जो भी आप फाइल का नाम रखोगे, दिस PHP सेल्फ इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू गिव यू द नेम ऑफ दैट फाइल। तो आप कल को फाइल रीनेम भी कर देते हो तो भी आपका ये फॉर्म चलेगा। ठीक है, कई बार होता है ना कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहले फाइल का नाम कुछ और रखा होता है और बाद में लेटर ऑन उसको चेंज करके हम फाइल का नाम कुछ और रख देते हैं। तो इन दैट केस अगर आपने यहाँ पे एम्बेड किया होता कि एक्शन इज इक्वल टू लॉगिन डॉट पीएचपी और बाद में आप लॉगिन डॉट पीएचपी को चेंज करके माई लॉगिन डॉट पीएचपी कर दोगे तो ये फॉर्म फेल हो जाएगा। बट इफ यू यूज दिस टेक्निक पीएचपी सेल्फ तो ये चलेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देन उसके बाद ये इस फॉर्म को प्रोसेस कैसे करना है। ऑन द सेम पेज, on the same HTML page या PHP page, whatever you have created, you need to create this code. इस कोड में मैंने क्या किया, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लगाई है, इफ $_ रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू पोस्ट, कि अगर इसका मेथड जो फॉर्म का है वो पोस्ट मेथड था तभी आगे चले, नहीं तो ना करे कुछ। इफ का तो आपको पता है कि इफ क्या करती है। ठीक है, तो अगर रिक्वेस्ट मेथड इज पोस्ट, देन व्हाट टू डू, you need to get the fields that you filled inside that form. तो उन fields को, उनकी values को लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे $_ नाम से एक सर्वर वेरिएबल अवेलेबल है, उस वेरिएबल के थ्रू आप उसकी वैल्यू को रिसीव करोगे। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द फील्ड, वो मैंने यहाँ पे लिखा था, नेम इज इक्वल टू एफ नेम। ठीक है, तो ये एफ नेम आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट नेम था वो एफ नेम के अंदर स्टोर था, और जब इसको रिट्रीव करोगे तो रिक्वेस्ट के अंदर, रिक्वेस्ट एरे में से आप एफ नेम वेरिएबल की डिमांड। ठीक है, सो व्हाट दिस स्टेटमेंट विल डू, $name is equal to $_request f name, it is going to extract f name from that request global variable और उसको एक्सट्रैक्ट करके ये नेम वेरिएबल के अंदर डाल दे। ठीक है, अब आप चेक करना चाहते हो कि यूजर ने उसमें कुछ भरा भी था कि नहीं, तो empty फंक्शन जो है, this function you can use, तो this function will return true if the variable is empty। तो यहां पे इसने क्या किया, if empty $name, तो इसने वो दिखा दिया उसमें name is empty, else में echo $name करके नेम को डिस्प्ले करवा। ठीक है, देन रिक्वेस्ट की बजाय यू कैन ऑल्सो यूज पोस्ट, $_post। जो रिक्वेस्ट और पोस्ट में फर्क क्या है, द रिक्वेस्ट कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स बी इट ऑफ गेट मेथड और पोस्ट मेथड, चाहे वो गेट के थ्रू बनाए हैं चाहे वो पोस्ट के थ्रू बने हैं, रिक्वेस्ट में सारे के सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। बट इफ यू वांट टू स्टिक टू पोस्ट ओनली, तो फिर देन यू कैन यूज दिस $_post नेम। ठीक है, तीसरा ये गेट का मैंने बता दिया। गेट मेथड में क्या होता है, यू क्रिएट अ क्वेरी स्ट्रिंग, तो वो क्वेरी स्ट्रिंग ऊपर डिस्प्ले कैसे होती है ब्राउजर में, ये पार्ट इतना जो है ये क्वेरी स्ट्रिंग में डिस्प्ले होता है। ठीक है, test_get.php, द क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर बिगिंस विद द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एंड व्हाटएवर इज आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क, दैट इज द वेरिएबल वैल्यू पेयर, वेरिएबल नेम वैल्यू, वेरिएबल नेम वैल्यू, वेरिएबल नेम वैल्यू, और उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस एम्परसेंड सिंबल। जितने मर्जी वेरिएबल्स आप बनाओ, नो लिमिट। ठीक है, पर वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस आपने डालना। अब यहाँ पे पहला वेरिएबल बना सब्जेक्ट इज इक्वल टू PHP, उसके बाद एम्परसेंड का साइन लगा और उसके बाद कॉलेज इज इक्वल टू davjalandhar.com, तो वो सेकंड पैरामीटर बनता है। ठीक है, एंड नाउ यू कैन रिट्रीव दीज पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ $_get subject, this is going to display PHP, and $_get, this is going to get davjalandhar.com। ठीक है, एंड यू सी हाउ आई बिल्ट दिस स्ट्रिंग इको, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर स्टडी, फिर ये डॉट ऑपरेटर के साथ मैंने कंकैटिनेशन कर दी स्ट्रिंग की। क्या कंकैटिनेट किया, जो सब्जेक्ट आया वो कंकैटिनेट कर दिया, फिर उसके बाद एक और स्ट्रिंग कंकैटिनेट करी, डॉट आगे और पीछे लगा हुआ है ऐड के। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल ऐसे कर दिया, एंड आफ्टर दैट वो बॉडी और HTML टैग्स यहाँ पे बंद कर दिया।
क्वाइट सिंपल. सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए. Then operators I'm going to skip because you already are familiar with these arithmetic, logical, relational, assignment or conditional या ternary operators. Decision making I'm going to skip. तभी मैंने वो टाइमिंग यहाँ पे आप नोट करो, एक मिनट रखी हुई है. Even 1 minute is more. You have if statement, you have if else statement, if else if else statement, you have switch statements. वो सारी जो जैसे C में चलती थी वैसे ही यहाँ पे चलनी है. सिंगल लाइन के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है. ज्यादा कोड ब्लॉक है, मोर देन वन लाइन है कोड ब्लॉक, तो आप ब्रैकेट्स के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. लूपिंग में फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल. चौथी चीज जो इसने एडिशनली इंट्रोड्यूस की है, दिस इज फॉर ईच लूप. ठीक है, दिस आई एम गोइंग टू कवर. फॉर ईच लूप विल बी यूज्ड फॉर आइटरेटिंग थ्रू द एरेज. ठीक है, दिस थिंग वाज मिसिंग इन सी एंड सी प्लस प्लस. अब यहाँ पे एग्जांपल में देखो, एक कलर्स का मैंने एरे क्रिएट किया जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो कलर्स क्रिएट कर दिए. स्ट्रिंग्स हैं ये. ठीक है, एंड नाउ आई वांट टू प्रिंट देयर वैल्यूज. अगर आप नॉर्मल इस कलर्स एरे की बात करो तो इसमें कलर्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? रेड. कलर्स ऑफ 1 की वैल्यू ग्रीन. कलर्स ऑफ 2 ब्लू एंड कलर्स ऑफ 3 येलो. ये जगाने के लिए थोड़ा जरूरी है. ठीक है, सो वी हैव अ फॉर ईच लूप हियर in which I'm going to specify the array from where I'm going to fetch the values and a variable in which I'm going to put the value each time. ये for each loop क्या करेगी? इस array के हर एक variable के लिए एक बार रन करेगी. ठीक है, so if we have 4 members of this array, so this loop is going to run 4 times. ठीक है, पहली बार जब ये लूप चली, इसने क्या किया? इसमें से रेड पिक किया एंड दिस रेड विल बी स्टोर्ड इन द वैल्यू वेरिएबल एंड देन इनसाइड द लूप आई एम गोइंग टू डिस्प्ले दिस वैल्यू वेरिएबल. ठीक है, एंड यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक बीआर टैग बीच में इंक्लूड कर दिया. सो पीएचपी के अंदर आप इस तरह से एचटीएमएल टैग्स लगा सकते हो एंड इट इज गोइंग टू डिस्प्ले द नेक्स्ट कलर ऑन द नेक्स्ट लाइन. HTML में हमें पता ना कि जब भी आपको न्यू लाइन पे कुछ दिखाना है तो या तो आपको br टैग यूज करना पड़ेगा या p टैग यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ करने के लिए. तो यू कैन इवन हैव दिस इन सेपरेट पैराग्राफ्स. कैसे? यू कैन राइट इको देन डबल कोट्स के अंदर एंगल p, ये ऐसे, देन डॉट, देन डॉलर वैल्यू. ठीक है, देन डॉट, देन कोट्स के अंदर स्लैश p और देन कोट्स क्लोज. ठीक है, सो दिस विल इंक्लूड एवरी कलर इन अ सेपरेट पैराग्राफ. ठीक है, हर कलर के बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करनी है, नो प्रॉब्लम. इसके अंदर या हर पैराग्राफ के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करनी है तो यू कैन राइट, यू कैन ऐड अप हियर. यहाँ पे इसको छोड़ दो. इसके बाद अगला मैं यहाँ पे इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ. हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या यूज करते थे? HR. ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज कर दो. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू डिस्प्ले एवरी कलर इन अ सेपरेट पैराग्राफ फॉलोड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, देन फॉर एसोसिएटिव एरेज दिस फॉर लूप इज अ मैजिक. इसमें आपको एसोसिएटिव एरेज की भी दिखाएगा और उसकी वैल्यू भी दिखाएगा. आप चाहो तो उसको एसोसिएटिव एरे की अकेली वैल्यूज भी दिखा सकते हो, चाहो तो अकेली कीज भी उठा सकते हो, और चाहो तो की और वैल्यू का पेयर भी दिखा सकते हो. ठीक है, सो हियर यू कैन सी द नेक्स्ट वन. पीटर, बेन और जो, इन तीनों की एज क्रिएट करी है. द एज ऑफ पीटर इज 35. अगर ये एसोसिएटिव एरे ना होता तो एज ऑफ 0th person would have been 35, एज ऑफ 1 index will be 37 and एज ऑफ 2 index will be 43. पर 0, 1 और 2 इंडेक्स की बजाय हमने यहाँ पे इंडेक्स ले लिए पीटर, बेन एंड जो. ठीक है, उसके बाद फॉर ईच में आपने इसके सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज कर दिया. फॉर ईच डॉलर एज एज डॉलर एक्स एंड डॉलर वैल नीचे. ठीक है, तो डॉलर एक्स इज गोइंग टू बी द की एंड डॉलर वैल इज गोइंग टू बी द वैल्यू.
ठीक है, तो इस तरह से की वैल्यू पेयर जो है, ये की वैल्यू पेयर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस की वैल्यू पेयर को नीचे यहाँ पे दिखा दिया, इको डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर वैल्यू, और उसके बाद एक br करके लाइन दिखा दी। तो इट इज गोइंग टू डिस्प्ले पीटर इज इक्वल टू 35, बैन इज इक्वल टू 37, जोई इज इक्वल टू 40। इजी। देन स्विच स्टेटमेंट। अब आप बोलो कि सर इफ तक कराया नहीं गया तो स्विच का कराता। सी प्लस प्लस में इफ में आप या तो नंबर्स ले सकते थे या कैरेक्टर्स ले सकते थे, सिंगल कैरेक्टर, नॉट स्ट्रिंग्स। पीएचपी में आप स्विचेस में स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते। ठीक है, सो यू सी हियर फेवरेट कलर इज इक्वल टू रेड, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली, और उसके बाद आई क्रिएटेड डिफरेंट केसेस, केस रेड कोलन, केस ब्लू कोलन, ग्रीन कोलन और डिफॉल्ट कोलन। बाकी के सारे रूल्स वही हैं जो सी प्लस प्लस के थे, सिर्फ चेंज कहां पे आई कि यू कैन नाउ यूज स्ट्रिंग्स एज वेल। देन पीएचपी फंक्शंस, जस्ट लाइक क्रिएटिंग फंक्शंस इन सी प्लस प्लस, वैसे ही यहाँ पे भी आप फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। सो आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन कॉल्ड फैमिली नेम हियर, जिसको मैं दो पैरामीटर्स पास ऑन कर रहा हूँ। यू कैन हैव फंक्शंस विदाउट पैरामीटर्स, यू कैन हैव फंक्शंस विद पैरामीटर्स। तो अभी फॉर दिस वन आई एम पासिंग टू पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स मैं यहाँ पे अंदर डिस्प्ले करा रहा हूँ, एक स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, एंड हाउ टू कॉल दिस फंक्शन, जैसे आप सी प्लस प्लस में करते थे वैसे ही यहाँ पे भी फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हो, नो चेंज एट ऑल। ठीक है, चेंज कहाँ पे है? पीएचपी में अगर आप स्ट्रिक्ट टाइप को ऑन करते हो, स्ट्रिक्ट टाइप क्या है बेसिकली, कि जो आपने वेरिएबल्स स्ट्रिंग वाले बनाए हैं वो स्ट्रिंग वाला ही होने चाहिए, जो इंटीजर वाले बनाए हैं वो इंटीजर वाले ही होने चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया था कि पीएचपी इज लिबरल, बट इफ यू वांट टू मेक पीएचपी स्ट्रिक्ट तो आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप इज इक्वल टू 1, देन पीएचपी इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट। जिस टाइप का जो वेरिएबल आपने बनाया है वो उसी टाइप का डेटा रिसीव करेगा या एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा नहीं। सो अगर आपने कोटेशंस के अंदर 10 लिख दिया और स्ट्रिक्ट टाइप ऑन है, तो यू कैन नॉट ऐड दैट 10 टू एनीथिंग, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई दैट, यू कैन नॉट डिवाइड दैट। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिक्ट टाइप इज डिसेबल्ड। ठीक है, बट यू कैन इनेबल इट अगर आपको चाहिए तो व्हेन स्ट्रिक्ट टाइप इज डिसेबल्ड, देन व्हाट हैपेंस, यू सी दिस एड नंबर्स फंक्शन, जिसमें मैं दो इंटीजर्स पास ऑन कर रहा हूं, इंट डॉलर ए कॉमा इंट डॉलर बी। तो आप बोलोगे सर पिछले बारे में तो आपने इंट डाला नहीं था कुछ भी। सी, यहाँ पे तो सीधे डॉलर एफ नेम और डॉलर ईयर थे। जब फंक्शन को डिक्लेयर किया था तो टाइप नहीं बताई, पर यहाँ पे मैं टाइप बता रहा हूँ। भाई आपकी चॉइस है, करना चाहो कर लो, नहीं तो पीएचपी के अंदर मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज स्ट्रिक्ट टाइप इज डिसेबल्ड। ठीक है, सो हियर व्हाट हैपेंस, strict type is disabled and you are giving the invalid output, invalid input to the function। यहाँ पे add number function लिया जिसमें एक मैं integer पास ऑन कर रहा हूँ, दूसरी में string पास ऑन कर रहा हूँ, 5 years। So what it will do, it will automatically convert this string 5 days to int 5, उसमें days को ड्रॉप कर देगा, बाकी का नंबर उसको मिला 5, तो उस 5 को इंटीजर 5 में ऐड करके उसने 10 डिस्प्ले करा दिया। वेरी गुड। ठीक है, बड़ी बारी इदां ही ਹੁੰਦਾ है कि यूजर ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ एज लिखवानी है किसी फॉर्म ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ यूजर ने लिख दिता 5 years, बच्चा है ठीक है हमने लिख दी थी 5 years, बट यू ओनली एक्सपेक्टेड 5, तो क्या करें उसको छोड़ दें फिर? नहीं, यू कैन डू इट दिस वे, तो उसमें वो years को काट देगा, 5 को उसमें स्टोर कर लेगा। क्लियर? But if you have the strict type disabled, then it will throw an error message, फिर वो नहीं चलेगा। ठीक है, नीचे वाले एग्जांपल में आप देख सकते हो, तो दिस इज गोइंग टू थ्रो एन एरर। देन अगर आपको कुछ भी रिटर्न करना है किसी फंक्शन से, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप। ठीक है, पर अगर स्ट्रिक्ट इनेबल्ड है तो देन यू नीड टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप। ठीक है, तो वो आपने कैसे बतानी है, ये यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा, पैरामीटर्स बताए, जैसे ही पैरामीटर की ब्रैकेट बंद करी उसके बाद यू नीड टू पुट अ कोलन सिंबल एंड देन द रिटर्न टाइप। तो जो भी आप वो रिटर्न टाइप बनाओगे, वो रिटर्न टाइप
उसी टाइप का डेटा वो वहां पे आपको रिटर्न करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। देन माय फेवरेट थिंग, पास बाय रेफरेंस। पीएचपी में पास बाय रेफरेंस भी अलाउड है, यू कैन पास द वेरिएबल्स विद रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में क्या होता था, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब पास बाय वैल्यू करते हैं तो फंक्शन के अंदर आप जो भी चेंजेस करते हो, दो चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड टू द ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। पर पास बाय रेफरेंस में वो ओरिजिनल लोकेशंस के ऊपर वैल्यूज को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे वो चीज अवेलेबल है, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। क्या हो गया, और बच्चों एक चीज बस अप्रिशिएट करो, जितनी भी आपकी पीपीटीज हैं सारी कस्टमाइज की, टेलर्ड है फॉर योर पर्पस। अभी मैं देख रहा था, सबने दिखाया डीएवी कॉलेज बंदा मैसेजेस आ रहे हैं, दे आर नॉट फ्रॉम यू नो वीक्स और वीक्स या कहीं और से, ऑल हैव बीन कस्टमाइज्ड फॉर यू। अगर सबने डिजाइन भी कल करवाया तो उसमें भी था, देखा मैडम की स्लाइड में भी, आप देखो वो भी आपके जो सारा सीएसएस वगैरह था कस्टमाइज था, तो वर्क को अप्रिशिएट करो। डिस्कनेक्ट करते हैं। That's all right.